हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा हमारी सीरीज चल रही थी संजीवनी, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज लेक्चर नंबर 2 है। हमारा फर्स्ट लेक्चर एंड हो चुका है और फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नर्वस टिश्यू के बारे में। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, मेनली स्ट्रक्चर पर फोकस किया था। उससे रिलेटेड सारा कंसेप्ट विद एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं और आज भी एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन कवर करेंगे विद कंसेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। आज का टारगेट क्या होगा? देखो, आज एक तो हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ठीक है, इसका पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे जनरेशन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। न्यूरॉन में नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है और कैसे उसका कंडक्शन होता है। ठीक है, यानी ट्रांसफर कैसे होती है। ठीक है, तो पूरा मैकेनिज्म एकदम कंसेप्चुअल 3D एनिमेशन के साथ, कंसेप्ट के साथ और एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन एकदम सेट करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा, व्हाट इज ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। एनसीईआरटी खोल के बैठो आराम से। ठीक है, एक पेंसिल रखो, साथ में एक नोटबुक रखो, जो आपको लगता है। ठीक है, उसको फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करते जाओ और चाहो तो आप नोट्स भी साथ साथ बना सकते हो। ठीक है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बस एनसीईआरटी अंडरलाइन जरूर करते जाना। ठीक है, वैसे मैं एनसीईआरटी लेकर के आया हूँ पूरी, उसको भी मैं लाइन बाय लाइन कराऊंगा। ठीक है, तो बात आ रही है हमारी कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, भाई दो चीजों के मिलने से बनता है, एक केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक परिधीय तंत्र का तंत्र मींस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे। ठीक है, एक तो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बात आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, किससे मिलके बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलके बनता है दो चीजों से। आप बोलोगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। यानी इस वाले पार्ट में हम ब्रेन को कवर करने वाले हैं और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाले हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्र का तंत्र। ठीक है, अब आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है? इसको परिधीय तंत्र का तंत्र बोलते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो पीएनएस जो होता है ना, एक तरीके से नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है। न्यूरॉन का नेटवर्क जाल जो आपके केंद्रीय तंत्र का तंत्र मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन से अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो एक्चुअल में इसकी अगर डेफिनेशन एक लाइन लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो उसको भी। इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन या नर्व, इट इज अ नेटवर्क ऑफ nerve which connect CNS to body organ। भाई नेटवर्क ऑफ नर्व विच कनेक्ट सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन, वो नेटवर्क जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी ऑर्गन से जोड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इस नेटवर्क में दो टाइप के नर्व आते हैं, एक क्रेनियल नर्व और एक स्पाइनल नर्व। क्लियर है? बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें नर्व टाइप्स ऑफ नर्व क्या आएंगे, क्रेनियल नर्व आएंगे इसके अंदर, प्लस स्पाइनल नर्व आएंगे इसके अंदर, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दोनों के मिलने से, क्रेनियल नर्व क्या है सर, जो क्रेनियम्स को बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट कर रहे हैं। स्पाइनल नर्व क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो स्पाइनल नर्व है। क्लियर है? बिल्कुल, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। ठीक है, अच्छा एक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए क्रेनियल नर्व कितने होते हैं। आप बताओ जरा, क्रेनियल नर्व कितने होते हैं? ठीक है, इतना नहीं पूछते पर एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। 12 पेयर, क्योंकि हर चीज इंटरकनेक्टेड है। जब मैं एवोल्यूशन पढ़ाऊंगा आपको तो एवोल्यूशन में कनेक्ट करूंगा कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया तो नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व भी बढ़ते गए। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। आगे जाके कहाँ किस टाइप के देखने को मिलते हैं।
ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्पाइनल नर्व कितने होते हैं, आप बोलोगे 31 पेयर होते हैं, 31 पेयर। तो कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है क्रेनियल नर्व की, अगर मैं बात करता हूं तो जो 12 पेयर होते हैं किस नेचर के होते हैं, क्योंकि इनका भी नेचर होता है, ठीक है। कुछ नर्व ऐसे होते हैं जो सिग्नल को सिर्फ लाने का लाने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं, आप बोलोगे सेंसरी। जो ले जाने का काम करते हैं मोटर। जो लाने और ले जाने यानी एफरेंट और इफरेंट दोनों वर्क करते हैं सिग्नल को, तो मिक्स्ड होते हैं। यानी क्रेनियल नर्व की अगर मैं बात करूं ना, तो क्रेनियल नर्व एक्चुअल में तीनों टाइप के हो सकते हैं। ये सेंसरी भी हो सकते हैं, ये मोटर भी हो सकते हैं, ये मिक्स्ड भी हो सकते हैं। यानी सिग्नल को लाने का भी काम करते हैं, ले जाने का भी काम करते हैं, और मिक्स्ड यानी लाने और ले जाने दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। समझे? जबकि अगर मैं स्पाइनल नर्व की बात करता हूं, ऑल आर मिक्स्ड। ऑल आर मिक्स्ड नेचर, ठीक है। ये सारे के सारे मिक्स्ड नेचर के होते हैं, ठीक है। तो सेंसरी समझ में आ गया होगा, मोटर समझ में आ गया होगा, मिक्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये एक तरीके से नेटवर्क है, जाल है, समझ रहे हो ना मेरी बात। एक नेटवर्क है जो बॉडी ऑर्गन को आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ रहा है, ठीक है। और इस जाल को बनाने के लिए दो टाइप के नर्व होते हैं। ये 12 पेयर होते हैं, 31 पेयर होते हैं, इनका नेचर भी लिख दिया मैंने, यानी इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, सर ये तो समझ में आ गया, ठीक है, पर क्या ये भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है पीएनएस? यस, क्योंकि बॉडी ऑर्गन दो टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गन भी होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन भी होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर वॉलेंट्री ऑर्गन से जोड़ रहा है जो आपके कंट्रोल में है, तो उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनवॉलेंट्री ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है ये नेटवर्क, समझ रहे हो, इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, तो इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यानी इसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे अगर मैं पीएनएस की बात करूं ना, जो नेटवर्क है, तो इसको भी आप टू टाइप में डिवाइड कर सकते हो। टाइप्स की अगर मैं बात करूं, टाइप्स, तो आप इसको बोल सकते हो एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और सुमेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस सुमेटिक नर्वस सिस्टम। अभी डायग्रामेटिकली और समझाऊंगा इनको, ठीक है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भाई वॉलेंट्री होगा, इनवॉलेंट्री? ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री है, टोटली इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री, जबकि ये वॉलेंट्री है। चलो सर ये समझ में आ गया, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। पर क्या सर एएनएस भी दो टाइप का हो सकता है? यस, क्यों हो सकता है? क्योंकि आपके ऑर्गन दो अलग अलग कंडीशंस में वर्क करते हैं। एक रिलैक्स कंडीशन में वर्क करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में। एक जब कोई इमरजेंसी होती है तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। हर ऑर्गन के अंदर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो इसके बेस पर आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो, फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे जैसे इसको आप बोल सकते हो सर एएनएस सिंपैथेटिक भी हो सकता है और पैरासिम्पैथेटिक भी हो सकता है। पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक वो होगा जो तब वर्क करेगा, समझना मेरी बात, पैरासिम्पैथेटिक तब वर्क करेगा जब आप नॉर्मल कंडीशन में होगे। सिंपैथेटिक तब वर्क करेगा जब आपके सामने कोई इमरजेंसी होगी, कोई, समझना मेरी, इमरजेंसी का केस होगा, तब ये काम करेगा सिंपैथेटिक, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्लियर बिल्कुल। तो अब इनको मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा समझना मेरी बात, जैसे समझाता हूं। सबसे पहले तो मैं, मान लो ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से क्या बन रहा है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से बन रहा है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बता ही दिया मैंने, ये तो ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है।
ये स्पाइनल कॉर्ड है, और दोनों को मिला दिया तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक तरफ तो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर वॉलेंट्री ऑर्गन, अब वॉलेंट्री ऑर्गन का मतलब है जो आपके कंट्रोल में है, वॉलेंट्री ऑर्गन जो आपके कंट्रोल में है। तो आपके कंट्रोल में क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स, जैसे स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इधर दिखा देते हैं इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री ऑर्गन ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन जैसे, जैसे हार्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे स्मूथ मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है, बॉडी ऑर्गन, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ऑल आर इनवॉलेंट्री, जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलेंट्री है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व क्या होते हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व वो होते हैं जो, समझना, आपके ब्रेन को इन ऑर्गन से जोड़ते हैं। जो ब्रेन को इन ऑर्गन से जोड़ रहे हैं वो क्रेनियल नर्व है, जो स्पाइनल कॉर्ड को इन ऑर्गन से कनेक्ट कर रहे हैं वो स्पाइनल नर्व है। सिंपल सी बात। एक बार तो समझ में आ कि सर स्पाइनल क्या होते हैं और क्रेनियल क्या होते हैं। ये क्रेनियल नर्व हो गए, ये स्पाइनल नर्व हो गए। ठीक है, एक बात समझ में आ कि क्रेनियल और स्पाइनल क्या होते हैं। ठीक है, और समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वॉलेंट्री ऑर्गन के बीच में जो कनेक्शन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वॉलेंट्री ऑर्गन के बीच में जो कनेक्शन है, वॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में है, तो उसको बोलते हैं एस एन एस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इनवॉलेंट्री ऑर्गन के बीच में जो कनेक्शन है इसको क्या बोलेंगे, ए एन एस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं होता क्योंकि बॉडी ऑर्गन विसरा से जुड़ा हुआ होता है। सो एएनएस को हम विसरल नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विसरल नर्वस सिस्टम। तो एनसीईआरटी ने विसरल नर्वस सिस्टम भी टर्म यूज किया है, एएनएस टर्म भी यूज किया है, एसएनएस टर्म भी यूज किया है, और सीएनएस टर्म भी यूज किया है। तो सारे टर्म समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से बनता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री ऑर्गन से जोड़ने के लिए क्रेनियल और स्पाइनल नर्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कनेक्शन मैं वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री से करता हूं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, एएनएस है, क्योंकि इसमें बॉडी ऑर्गन भी होते हैं, इनको विसरल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आप समझ रहे हो, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपके कंट्रोल में जो स्केलेटल मसल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब एएनएस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया तो बता ही दिया मैंने, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। आपसे पूछा सिंपैथेटिक कब वर्क करता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, और पैरासिम्पैथेटिक कब वर्क करता है, आप बोलोगे ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हो तो पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक समझ में आया या नहीं आया, आया। ठीक है, तो यार कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, धीरे चलेंगे क्योंकि मैं जानता हूं ये बैच स्पेशली हमने डिजाइन किया है 11th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ड्रॉपर इससे रिवीजन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सीरीज है, और एक 12th वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि 12th के संग आपका 11th का पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टॉप लेवल पे लेकर के जा रहे हैं। ठीक है,
तो समझो, आराम से समझो, अच्छी तरीके से समझो, फिर हम कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, पहले थ्योरेटिकल समझा दिया मैंने फ्लो डायग्राम से, इसी चीज को डायग्रामेटिकली भी समझा दिया तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब एनसीईआरटी का अगला पैरा बोलता है कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कनेक्शन आपके वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री ऑर्गन से होता है, ठीक है। तो वो एफरेंट और इफरेंट, समझ रहे हो, एफरेंट और इफरेंट या सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के थ्रू होता है। उसमें सिग्नलिंग किस डायरेक्शन में होती है ये बताने की कोशिश की है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से मैं अगर मैं बात करूं तो इसको मान लो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, सीएनएस। एक तरफ आप दिखा सकते हो यहां पर वॉलेंट्री ऑर्गन, और एक तरफ दिखा दो इनवॉलेंट्री ऑर्गन, कहीं भी कोई कुछ भी आप कर सकते हो जहां आपको सही लगे, ठीक है। समझ गए। तो जैसे ये तो हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कोई डाउट। एक तरफ दिखा दो आप इनवॉलेंट्री, लिख देते हैं चलो, एक तरफ वॉलेंट्री लिख देते हैं, ठीक है। एक तरफ इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, एक तरफ वॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, और बीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, अब समझना मेरी बात, कहना चाह रहा हूं। अगर यहां पर वॉलेंट्री ऑर्गन है, जैसे स्केलेटल मसल्स, वॉलेंट्री में क्या आएगा, स्केलेटल मसल्स आएगा, ठीक है, ऐसे। तो अगर आपको स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराना है, सिग्नल भेजना है, तो हमेशा ध्यान रखना, सिग्नल कहां से कहां जाएगा, सिग्नल हमेशा, सिग्नल हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलेंट्री ऑर्गन की साइड जाएगा। ये सिग्नल जा रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन को कॉपी कर रहा हूं मैं। तो हमेशा जब भी आपको सिग्नल भेजना होगा तो सिग्नल लेके जाने वाले जो न्यूरॉन होंगे किस टाइप के होंगे, सिग्नल लेकर के जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये तो आदेश का इंतजार करते हैं। आदेश यहां से आएगा, कॉन्ट्रैक्शन चालू, वही मेरी इच्छा है कि मेरे हाथों में कॉन्ट्रैक्शन हो, बाइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, आदेश भेजा मैंने और ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, रिलैक्स करें, ये आदेश भेजा, यानी हमारा केंद्रीय तंत्र का तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेरे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है, और लेके जाने वाले न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं, जरा बताओ, क्या बोलेंगे जो सिग्नल लेकर के जा रहे हैं, जा रहे हैं मोटर, जा रहे हैं मोटर, समझ रहे हो। या ऐसे भी कह सकते हो, ई फॉर एग्जॉस्ट, इफरेंट, जो लेकर के जा रहे हैं इफरेंट, जो लेकर के आ रहे हैं सेंसरी, या ऐसे भी कह सकते हो सेंसरी के अलावा, ठीक है। ए फॉर एफरेंट, आना एफरेंट, जाना इफरेंट, एफरेंट इफरेंट, क्लियर है बिल्कुल। तो जा रहे हैं, जा रहे हैं तो क्या बोलोगे इसको, मोटर, मोटर नर्व के थ्रू जा रहे हैं, या इसको आप इफरेंट भी बोल सकते हो, इफरेंट नर्व के थ्रू सिग्नल जा रहे हैं वॉलेंट्री ऑर्गन के पास, ठीक है। पर अगर मैं इनवॉलेंट्री ऑर्गन की बात करता हूं तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन सिग्नल को आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजते हैं, टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहां से सिग्नल जा रहा है टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिसीव कर रहे हैं, समझना। तो आप समझना, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सिग्नल आ रहा है तो कौन से न्यूरॉन होंगे, लेकर के आ रहे हैं, आ रहे हैं तो सेंसरी होंगे, या ला रहे हैं एफरेंट भी हो सकते हैं, सेंसरी बोल सकते हो या एफरेंट बोल सकते हो, समझे या नहीं समझे, ठीक है। सिग्नल को लाना है और सिग्नल को लेकर के जाना है, सिग्नल को लाना भी है और सिग्नल को लेकर के जाना भी है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, इफरेंट सिग्नल को लेके जाते हैं, मोटर होते हैं, एफरेंट सिग्नल को लेकर के आते हैं, सेंसरी होते हैं। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है सर, एनसीईआरटी दिखाता हूं। एनसीईआरटी बोल रही है द एफरेंट नर्व फाइबर, समझ एनसीईआरटी साथ लेके चलो, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन भी बता दूंगा मैं।
द एफरेंट, एफरेंट नर्व फाइबर की बात चल रही है। एफरेंट सिग्नल को लाता है, एफरेंट सिग्नल को लाता है, इफरेंट सिग्नल को लेकर के जाता है, ये मत भूल जाना। है ना। द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट्स इंपल्स, कहां से कहां, इंपल्स फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सिग्नल को लेकर के आते हैं, ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर के आते हैं। एफरेंट या सेंसरी की बात चल रही है, एफरेंट या सेंसरी की बात चल रही है, ठीक है। एफरेंट या सेंसरी की बात चल रही है, एफरेंट बोलो या सेंसरी बोलो एक ही बात है, मैं लिख देता हूं, एफरेंट बोलो या सेंसरी, इफरेंट बोलो या मोटर, अब नहीं बोलोगे आप, ठीक है। आगे देखो, and the efferent fiber transmit regulatory impulse from CNS to body organ। जो CNS से बॉडी ऑर्गन की तरफ लेके जा रहा है, CNS से बॉडी ऑर्गन की तरफ लेकर के जा रहा है, वो कौन है, वो है इफरेंट, जिसको आप मोटर भी बोल सकते हो। समझना, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। एनसीईआरटी की लाइन को ही मैंने डायग्राम में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपका एनसीईआरटी की लाइन पर एकदम पकड़ आ जाए, ठीक है। अब पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, ये तो बता ही दिया, पीएनएस के दो डिवीजन होते हैं, पीएनएस के दो डिवीजन होते हैं, एक एसएनएस एक एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। दीज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्स, अगर मैं सोमैटिक की बात करता हूं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। समझना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या है, एक तरीके से इसको आप बोलोगे एसएनएस, एस एन एस, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन, समझ रहे हो। जबकि एएनएस की बात करूंगा मैं, अगर एएनएस की बात करूंगा तो एएनएस में किस टाइप के कनेक्शन होंगे, इनवॉलेंट्री ऑर्गन से सीएनएस का कनेक्शन होगा, तो एएनएस के केस में सिग्नलिंग ऐसे होगी और एसएनएस के केस में सिग्नलिंग ऐसे होगी, ठीक है। एएनएस का मतलब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री, टोटली कैसा है, इन वॉलेंट्री, ये टोटली कैसा है, वॉलेंट्री। बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी आपको, ठीक है, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी, ठीक है, ठीक है। while the autonomic neural system transmit impulse from CNS to involuntary organ, ठीक है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन, आप समझ रहे हो, ऑटोनॉमिक की बात चल रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है। व्हाइल द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी। समझ रहे ना मेरी बात, द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर, अच्छा इसको फर्दर डिवाइड किया है, ठीक है, सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन। चलो ये भी दिखा देता हूं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। सिग्नल ये लाने वाले क्या होंगे, अब जैसे मान लो इनवॉलेंट्री ऑर्गन के पास सिग्नल जाता भी तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सिग्नल भेजेगा इनके पास, तो भेजने के लिए किस टाइप के न्यूरॉन्स को यूज करेगा, भाई इन को कंट्रोल करना है, इनको कंट्रोल भी तो करना है, इनको कंट्रोल करने के लिए तो यहां पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्व फाइबर भी हो सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर भी हो सकते हैं, सिग्नल को लेकर के आ रहे हैं, तो आने के लिए क्या होंगे यहां पर, मोटर प्लस इफरेंट भी हो सकते हैं, यानी मोटर फाइबर या इफरेंट फाइबर सिग्नल को सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन के पास लेके जाते हैं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन से सिग्नल सीधे सीएनएस के पास आते हैं, सिग्नल आ रहे हैं सेंसरी, सिग्नल जा रहे हैं मोटर, आ रहे हैं सेंसरी, जा रहे हैं मोटर, जा रहे हैं मोटर, नहीं आया क्या। तो एक लाइन में ध्यान रखो, सिग्नल अगर जाता है तो मोटर है, आता है तो सेंसरी है, जाता है तो मोटर है, आता है तो सेंसरी है, जाता है तो ई फॉर एग्जॉस्ट, समझ रहे मेरी बात, इफरेंट है, आता है तो ए फॉर एफरेंट है, क्लियर है बिल्कुल।
तो मुझे तो नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगी। मैंने एनसीईआरटी की लाइन को ही फॉलो किया है इस डायग्राम के अंदर, जिससे कि आपको याद रहे। यहाँ मोस्टली सिग्नल हमेशा, जितने भी स्केलेटल मसल्स होते हैं वो सिग्नल को रिसीव करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। जितने भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं, ठीक है, तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन में एएनएस के दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। समझ रहे हो? तो एक तो इमरजेंसी, ये सिग्नलिंग दो टाइप से हो सकती है। नॉर्मल कंडीशन में सिग्नलिंग होती है, नॉर्मल कंडीशन में सिग्नलिंग होती है, ठीक है, या इमरजेंसी में सिग्नलिंग होती है। नॉर्मल या इमरजेंसी, नॉर्मल या इमरजेंसी। जब नॉर्मल कंडीशन में सिग्नल आएगा इन ऑर्गन के पास, ठीक है, तो लेके कौन आएगा नॉर्मल कंडीशन में? आप बोलोगे पैरा, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब कोई आप इमरजेंसी में होगे तो कौन लेके आएगा? सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, यानी इन ऑर्गन को दो तरीके से सिग्नल मिलते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन में मिलते हैं और एक इमरजेंसी में मिलते हैं। जैसे आप नॉर्मल कंडीशन में आपका लंग्स, आपका हार्ट नॉर्मल बीट करता है, अगर आपके पीछे शेर को दौड़ा दिया जाए तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। तो यानी ऑर्गन की जो मैकेनिज्म है उस पर सीधा इफेक्ट पड़ता है, सीधा इफेक्ट पड़ता है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम कंसेप्चुअल क्रिस्टल क्लियर, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। फिर लास्ट में मैंने ये भी बताया, ठीक है, स्मूथ मसल तो बड़ी। तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम फर्दर इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। विसरल नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ही विसरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंपेराइज टू होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स। इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स होते हैं इन सिस्टम्स के अंदर, पीएनएस के अंदर। फाइबर्स होते हैं सिंगल सिंगल, गैंग्लिया होते हैं, प्लक्सेस होते हैं। सर इनमें अंतर क्या होता है? ठीक है, नर्व, नर्व फाइबर, गैंग्लिया, प्लक्सेस, ये है ना बात, ठीक है, समझो मेरी बात। सबसे पहले मैं बात करूंगा नर्व एंड नर्व फाइबर। ये वो बातें बता रहा हूं जो एनसीईआरटी रीड करा देंगे, ठीक है, पर ये छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन कंसेप्ट नहीं क्लियर कराएंगे। जिससे बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होते हैं उसको लगता है एनसीईआरटी रीड कर ली काम हो गया ना, मतलब ही नहीं है। एनसीईआरटी अगर ऐसी होती हमारी रीड करने से समझ आ रही होती फिर क्या बात थी, ठीक है। नर्व क्या होते हैं? नर्व इट इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर। नर्व क्या होते हैं? सिंगल सेल। या न्यूरॉन बोल सकते हो, एक तो अंतर समझ में आया। नर्व बंडल है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन हो सकते हैं, मोटर हो सकते हैं, या दोनों टाइप की हो सकते हैं। दोनों टाइप के होंगे तो मिक्स टाइप की होगी, या सेंसरी या मोटर टाइप की होगी। लेकिन न्यूरॉन की बात करते हैं, नर्व सेल की बात करते हैं, एक सेल होती है, सिंगल सेल, ठीक है। चलो ये दो बातें समझ में आ गई हैं आपके, इनमें कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए इन दोनों पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। बंडल ऑफ नर्व फाइबर, सिंगल सेल न्यूरॉन। अब बात करते हैं आगे, समझना। चलो ये हो गया, नर्व क्या होते हैं, नर्व फाइबर क्या होते हैं। अब बात आती है गैंग्लिया क्या होते हैं। गैंग्लिया एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा, टेंशन मत करना। गैंग्लिया क्या होते हैं? गैंग्लिया, तो गैंग्लिया क्या होते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ साइटोन इन पीएनएस। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर साइटोन के गुच्छे हैं, तो उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं कलेक्शन ऑफ साइटोन, कलेक्शन ऑफ साइटोन, साइटोन के गुच्छे इन पीएनएस, ठीक है, इसको तो बोलते हैं गैंग्लिया, ठीक है। न्यूक्लियाई क्या होते हैं? न्यूक्लियाई कलेक्शन ऑफ साइटोन इन सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में साइटोन के जो गुच्छे होंगे बेटा उसको न्यूक्लियाई बोलेंगे,
और परिधीय तंत्र का तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में साइटोन के जो गुच्छे होंगे उनको गैंग्लिया बोलेंगे, तो गैंग्लिया देखने को मिलेंगे पीएनएस के अंदर, ठीक है। साथ में प्लक्सिस भी देखने को मिले। प्लक्सिस क्या होते हैं? प्लक्सिस, प्लक्सिस क्या होते हैं? इट इज अ नेटवर्क, जाल। ये नेटवर्क है प्लक्सिस, नेटवर्क है, जाल है, चटाई जैसा स्ट्रक्चर, चटाई जैसा स्ट्रक्चर, नेटवर्क या जाल या चटाई जैसा स्ट्रक्चर, ये प्लक्सिस है, ठीक है। ये प्लक्सिस होते हैं। तो एक्चुअल में अगर नर्वस सिस्टम देखोगे ना, उसमें कहीं आपको नर्व देखने को मिल रहे हैं, कहीं नर्व फाइबर देखने को मिल रहे हैं, कहीं गैंग्लिया देखने को मिल रहे हैं, कहीं न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं, कहीं प्लक्सिस चटाई फैली हुई है। जैसे मानो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था वहां पर, उस ट्रांसफार्मर से हमारी कॉलोनी के अंदर क्या आ रही है? केबिन आ रही है, ठीक है, एक मेन लाइन। जैसी कॉलोनी में वो लाइन एंटर करती है तो कहीं जाल बना रही है, कहीं गुच्छे बना दिए, कहीं कुछ बना दिए, फिर एक घर में सप्लाई हो रही है उसकी, भाई एक नेटवर्क, तंत्र, जालों का, समझ रहे हो, तारों का तंत्र फैला पड़ा है उसमें, उसी को डिफरेंट नाम दिए हमने, ठीक है। तो ये बताओ, ये पैरा समझ में आया नहीं आया? यहाँ मैंने बता दिया कि एफरेंट क्या होता है, इफरेंट क्या होता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। और सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट शाउट है? ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं आएगा। तो ये हमने बेसिक बातें की हैं बेटा, किससे रिलेटेड हो गई सारी की सारी? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड। क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मेजर पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, बिल्कुल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो मेजर पार्ट होता है वो सोमैटिक ही है, क्योंकि बॉडी के सारे स्केलेटल मसल से जुड़ा हुआ सिस्टम है। विच रिले इम्पल्स फ्रॉम, कहां से इम्पल्स रिले करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल जाता है स्केलेटल मसल्स के पास, ना कि स्केलेटल मसल से सिग्नल आता है, जाता है, जाने को जाता है, समझना मेरी बात, लेके जा रहा है, मतलब क्या बोलेंगे, इफरेंट या मोटर, ठीक है। तो कहां जाएगा? स्केलेटल मसल्स, सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। हो रहा जाएगा, कोई डाउट? अच्छा, चलो अब बात करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। आप समझो, अगर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम इस टेलीग्राम ग्रुप पर डाल ही देते हैं, अपना जो ऑफिशियल चैनल है वहां पर, ठीक है। नहीं तो ऑलरेडी हम इसको ऐप में भी अपलोड करा देते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पर हम डाल रहे हैं, आप वहां से ले सकते हो उसको, समझे या नहीं समझे? ठीक है, एक पार्ट तो हमारा खत्म। अब बात करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। जनरेशन समझते हो? जनरेशन समझते हो? कोई चीज जनरेट होना, बनना, तो इंपल्स जनरेट कैसे होती है, फिर उसका कंडक्शन कैसे होता है न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। तो जनरेशन और कंडक्शन को समझाने से पहले मैं बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, एक सेल एक्साइटेबल होती है, मैंने बताया था एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी आपके मसल्स में भी होती है और एक्साइटेबिलिटी आपकी नर्व सेल में भी होती है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी की लाइन ही उठा लूं, उससे समझाऊंगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एनसीईआरटी बोलिए, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल, क्यों है? बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड, पोलराइज्ड स्टेट, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में होती है, समझ रहे हो, पोलराइज्ड स्टेट में होती है, इसलिए एक्साइटेबल सेल है, ठीक है। डू यू नाउ व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? कैसे रहती है यार, क्या कारण है, पूरा समझाऊंगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोनिक चैनल्स आर, इसके लिए कारण क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोनिक चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। अब डिफरेंट टाइप के आयोनिक चैनल्स क्या होते हैं, पहले समझो, दो चीज समझाऊंगा, एक्साइटेबल क्या है और मेंटेन कैसे रहती है एक्साइटेबिलिटी, दो चीज समझो।
न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल। न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? एक्साइटेबल सेल है, समझना मेरी बात। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल, ये एक्साइटेबल सेल्स हैं, ठीक है। और एक्साइटेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? मेम्ब्रेन, बिकॉज किस पे डिपेंड करती है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे बोल सकते हो, ठीक है। आप समझ रहे हो? और टर्म क्या यूज कर सकते हो मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अलावा? ठीक है, मेम्ब्रेन, हाँ, पोलराइज स्टेट पे कह सकते हो, पोलराइज स्टेट में होते हैं। पोलराइज स्टेट में होते हैं, ये भी एक कारण है, ठीक है। पोलराइज स्टेट में होते हैं, ये भी एक कारण है। अब बात आती है कि यार ठीक है, हमने मान लिया न्यूरॉन्स एक्साइटेबल हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेबल सेल हैं। वो एक्साइटेबल सेल इसलिए हैं क्योंकि वो पोलराइज स्टेट में रहते हैं, समझना मेरी बात। उनके मेम्ब्रेन का एक पोटेंशियल होता है, चार्ज होता है, इसको विभव भी बोलते हैं। ये आता कहां से है? समझना मेरी बात। जैसे मान लो एक नर्व सेल है, मैं कहूंगा ये नर्व सेल एक्साइटेबल है। एक्साइटेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्साइटेबल के लिए चार्ज। इस मेम्ब्रेन के बाहर चार्ज कैसा होगा? अंदर चार्ज कैसा होगा? ये चार्ज, इसकी एक्साइटेबिलिटी, इसको चार्ज बोल सकते हो, इसको पोटेंशियल बोल सकते हो, समझ रहे हो? इसको पोलराइज स्टेट बोल सकते हो। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? ये कौन मेंटेन करता है इस पोलराइज स्टेट को या पोटेंशियल को? समझ रहे हो? कौन मेंटेन करेगा? तो ये मेंटेन बाय, इसको कौन मेंटेन करता है? मैं लिख रहा हूं, मेंटेन बाय डिफरेंट आयोनिक चैनल। डिफरेंट आयोनिक चैनल्स को मेंटेन करते हैं, डिफरेंट आयोनिक चैनल। डिफरेंट आयोनिक चैनल्स मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, समझ रहे हो? भाई सोडियम के लिए परमेबल बनाना है इसको, पोटेशियम के लिए परमेबल बनाना है इसको, ठीक है। सोडियम बाहर से अंदर आएगा, अंदर से बाहर जाएगा, पोटेशियम बाहर से अंदर आएगा, अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से इसके अंदर कह सकते हो एक ग्रेडियंट मेंटेन होगा, ठीक है, समझना। इसको मेंटेन बाय डिफरेंट आयोनिक चैनल्स एंड सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। एनसीईआरटी दिखा देता हूं मैं। Do you know why the membrane of neuron is polarized? Different types of ionic channel are present on the neural membrane. These ionic channel are selectively permeable to different ions. When the neurons is not conducting any impulse, जब कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं होता तो उसको रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। उस कंडीशन में जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है, किसके लिए ज्यादा होती है, किसके लिए कम होती है, ये क्वेश्चन आता है। मोर परमेबल टू पोटेशियम एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। ये क्वेश्चन अगर रेस्टिंग कंडीशन की बात चल रही है, मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन, ये क्वेश्चन आता है जब रेस्टिंग कंडीशन में होती है, ठीक है। जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में होती है तो डिफरेंट आयोनिक चैनल होते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोलराइज स्टेट मेंटेन बाय डिफरेंट आयोनिक चैनल। अच्छा ये नहीं लिखोगे, समझाता इसको मैं अलग से समझाऊंगा, ऐसे नहीं।
ठीक है, इतना समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले तो, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल, तो एक्साइटेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्साइटेबिलिटी के लिए मेम्ब्रेन का चार्ज पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब ये चार्ज और पोटेंशियल कैसे मेंटेन होता है, कौन इसके लिए, इसके दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, अभी लिखा था मैंने, आयोनिक चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब समझना मेरी बात, इस चार्ज को पहले डिस्टर्ब करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, समझाऊंगा अभी एक एक तरीके से समझना। तो एक्साइटेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, ये क्लियर है बिल्कुल है। एक्साइटेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, यहां तक आ गया। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, और मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए, ठीक है। अब मैं पूरा समझा ही देता हूं उसको। एक्चुअल में ये मैंने बताया ना, यहां पर चैनल्स होते हैं, क्या होते हैं, चैनल्स, डिफरेंट टाइप के चैनल्स। जैसे यहां पर होंगे आपके, ये डायग्रामेटिकली दिखाते हैं इसको, पोटेशियम चैनल्स होंगे, कुछ सोडियम चैनल्स भी होते हैं पर बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। पोटेशियम एंड सोडियम बहुत कम होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा यहां पर, समझना, ठीक है, दो हो गए। इसके अंदर जो होगा निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होंगे, इनके लिए मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है, बिल्कुल एनसीईआरटी की एक लाइन को मैं डायग्राम में कन्वर्ट करूंगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डायग्राम में ही कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है। अगर मैं परमेबिलिटी की बात करता हूं तो यहां भाई अंदर की साइड, इसके अंदर होंगे एक्सोप्लाज्म, यहां आप बोलोगे पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, इस फ्लूइड को बोलेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और बाहर के फ्लूइड को बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाहर वाला। इसमें सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और ये जो चैनल्स होते हैं ना, ये खुले रहते हैं, लीकेज चैनल है, समझना, ये क्या है, सब लीकेज चैनल। ऑल आर लीकेज चैनल, लीकेज का मतलब खुले रहते हैं, समझना। इसकी वजह से क्या होगा, बाहर से अंदर से पोटेशियम बाहर भागेगा, अंदर जाता है पोटेशियम, अंदर से पोटेशियम बाहर भागेगा, बाहर भागेगा, बाहर भागेगा, बाहर भागेगा पोटेशियम आयन, बाहर से सोडियम अंदर भागेगा, बाहर से सोडियम अंदर भागेगा, पर सोडियम के लिए बहुत ज्यादा परमेबल नहीं होती, पोटेशियम के लिए बहुत ज्यादा परमेबल होती है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम के लीकेज चैनल इस मेम्ब्रेन के ऊपर ज्यादा मिलते हैं कंपैरेटिव सोडियम, समझना मेरी बात, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताइए न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल, तो एक्साइटेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल या चार्ज पर, समझ रहे हो, या पोलराइज स्टेट में जो है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। बाहर चार्ज पॉजिटिव होता है, अंदर चार्ज नेगेटिव होता है, जबकि अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं, ये भी पॉजिटिव है, बाहर सोडियम आयन ज्यादा होते हैं, ये भी पॉजिटिव है। फिर अंदर चार्ज नेगेटिव क्यों है, तो अंदर चार्ज नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए मेम्ब्रेन टोटली इम्परमेबल होती है, परमेबल नहीं होती। मींस ये प्रोटीन अंदर बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही रहेगी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जो सेल के अंदर होता है, ठीक है। जबकि अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है, क्लियर बिल्कुल। तो सोडियम भाई डिफ्यूजन होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन सोडियम का अंदर होगा, पोटेशियम का बाहर ज्यादा होगा, पर चैनल बहुत ज्यादा है पोटेशियम के, इसलिए पोटेशियम आयन का डिफ्यूजन ज्यादा होगा कंपैरेटिव सोडियम आयन। वही तो एनसीईआरटी बोल रही है, एनसीईआरटी बोलना चाह रही है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, समझो,
रेस्टिंग, जब रेस्टिंग कंडीशन में न्यूरॉन होता है तो एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा परमेबल होती है क्योंकि उसके लीकेज चैनल ज्यादा है, एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। नियरली इम्परमेबल बोला है, 100% इम्परमेबल नहीं बोला। नियरली का मतलब है लगभग लगभग होती है, ठीक है, मतलब परमेबिलिटी थोड़ी बहुत तो होती है, यानी चैनल होते हैं सोडियम के पर कम होते हैं, समझ रहे हो। द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू, और किसके लिए इम्परमेबल होती है, इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म, समझ रहे हो। तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए क्या होगी, इम्परमेबल, समझ रहे हो ना। इस नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए मेम्ब्रेन क्या होगी, मेम्ब्रेन इम्परमेबल। इससे गड़बड़ होगी, गड़बड़ क्या होगी, बाहर सोडियम को ज्यादा होना चाहिए था, अंदर पोटेशियम को ज्यादा होना चाहिए था, पर सारे के सारे पोटेशियम कहां भाग रहे हैं, अंदर से बाहर, सोडियम कहां आ रहे हैं, बाहर से अंदर। अगर ऐसा होता रहा तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल या पोलराइज्ड स्टेट मेंटेन रहेगी ना सर, डिस्टर्ब हो जाएगी, समझ रहे हो। मेम्ब्रेन का ये सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो इनकी एक्साइटेबिलिटी खराब हो जाएगी। इसको मेंटेन करने के लिए यानी आयोनिक ग्रेडियंट, इसके कहते हैं आयोनिक ग्रेडियंट, यानी सोडियम बाहर ज्यादा है पोटेशियम अंदर ज्यादा, तो रोक के रखो सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर, इसको बोलते हैं आयोनिक ग्रेडियंट। ये आयोनिक ग्रेडियंट, समझना मेरी बात, को मेंटेन कौन करेगा, समझ रहे, सोडियम अंदर आ रहा है पोटेशियम बाहर जा रहा है, उल्टा हो रहा है ना। इसको मेंटेन करने के लिए यहां पर एक प्रोटीन होती है, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, समझना। इसको मेंटेन करने के लिए एक प्रोटीन होती है, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। जो पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, जो पोटेशियम बाहर इकट्ठे हो गए, बाहर चले गए, इनको अंदर लाना है। जो सोडियम अंदर आ गए, जो सोडियम अंदर आ गए, इनको बाहर पहुंचाना है। तो क्या करना होगा, ये पंप होता है, ये क्या काम करेगा समझने की कोशिश करना। सोडियम पोटेशियम पंप से 3 सोडियम, क्योंकि बाइंडिंग साइट 3 है सोडियम की इसके पास, तो 3 सोडियम अंदर बाइंड करेंगे, 3 सोडियम अंदर बाइंड करेंगे, पोटेशियम बाइंडिंग साइट 2 ही है, 2 पोटेशियम अंदर बाइंड करें, बाहर बाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये पंप क्या काम करेगा, ये पंप इन 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर पहुंचाएगा, 3 सोडियम को अंदर से बाहर पहुंचाएगा, 3 सोडियम 2 पोटेशियम। 2 ही क्यों, क्योंकि 2 ही बाइंडिंग साइड है, 3 ही क्यों, क्योंकि 3 बाइंडिंग साइड्स हैं, ठीक है। और जो पोटेशियम बाहर भाग रहे थे उनको अंदर, जो सोडियम अंदर आ रहे थे उनको बाहर, ठीक है। तो यह सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। और पंप हमेशा एटीपी यूज करके ही काम करेगा, क्योंकि पंप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट काम करते हैं, चैनल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में काम करते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है ज्यादा से कम की तरफ कोई चीज अपने आप डिफ्यूज हो जाएगी चैनल के थ्रू। हाँ, आपको कम से ज्यादा की तरफ पहुंचानी है तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आप समझ रहे हो भाई, कम से ज्यादा, समझ रहे हो, आपको टायर के अंदर हवा भरनी है कम से ज्यादा, तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट जो काम करेगा वो एनर्जी यूज करेगा। तो सोडियम पोटेशियम पंप एनर्जी यूज करके जो पोटेशियम बाहर भाग रहे थे उनको अंदर पहुंचा रहा है, जो सोडियम अंदर आ रहे थे उनको बाहर भगा रहा है, यानी ये आयोनिक ग्रेडियंट मेंटेन कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप का मेन काम क्या है, ये मेंटेन करता है आयोनिक ग्रेडियंट, मेंटेन मेंटेन आयोनिक ग्रेडियंट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्या है जो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल या मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन करना है,
तो सोडियम को भाई बाहर पहुंचाओ, पोटेशियम को अंदर पहुंचाओ। इस ग्रेडियंट को, जिसकी अमाउंट जहां पर ज्यादा है वहां पहुंचा दोगे तो ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा। ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा तो पोटेंशियल मेंटेन रहेगा, यानी मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में बनी रहेगी। समझ आया मेरी बात? पर लीकेज चैनल ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन, ये खुले रहते हैं हमेशा। हमेशा ही ऑलवेज ओपन, खुले रहते हैं। और जब हमेशा खुला रहेगा तो हमेशा डिफ्यूजन चलेगा, और डिफ्यूजन चलेगा तो उसका पोटेंशियल बिगड़ेगा। पर हमें बिगाड़ना नहीं है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कौन चाहिए? सोडियम पोटेशियम पंप। जो भाई पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स दो ही हैं तो दो पोटेशियम बाइंड करेंगे, दो पोटेशियम को अंदर भेज दिया। सोडियम बाइंडिंग साइट्स तीन है तो अंदर तीन सोडियम बाइंड करेंगे, तीन सोडियम बाहर आ गए। चलता रहता है, एनर्जी यूज करता रहता है, और मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को, चार्ज को मेंटेन रखता है। लीकेज चैनल की वजह से ये चीज बिगड़ रही थी। अब बताओ, एक एक चीज क्लियर हो रही होगी एनसीईआरटी का पैरा। अब मैं वापस एनसीईआरटी पर आ रहा हूं। ठीक है, तो रेस्टिंग कंडीशन में एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन, क्योंकि इसके लीकेज चैनल ज्यादा है। नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन, क्योंकि इसके लीकेज चैनल कम है। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म, इसके लिए इम्परमेबल है। ठीक है, ये बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, consequently the exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium। समझ रहे हो? अंदर की साइड देखोगे, इनसाइड, तो इनसाइड पोटेशियम ज्यादा होगा, पोटेशियम ज्यादा होगा, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होगी। ठीक है, पर सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, क्योंकि थोड़े बहुत डिफ्यूज तो होंगे पर बहुत कम होंगे। इन कॉन्ट्रास्ट इसके अपोजिट देखोगे, फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, जो बाहर है, ठीक है, उसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम होगी। वही पोटेशियम बाहर कम होंगे क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा होते हैं, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम होगी। समझ रहे हो? एंड दस, ठीक है, फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा। बाहर सोडियम, अंदर पोटेशियम, ये ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा। पर मेड इस ग्रेडियंट को बिगाड़ने का काम कौन करता है? आप कहोगे सर लीकेज चैनल, वो बिगाड़ देते हैं इस ग्रेडियंट को। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? लीकेज चैनल इस ग्रेडियंट को बिगाड़ देते हैं। लीकेज का मतलब जो हर समय खुले रहते हैं, लीक कर रहा है पानी, हर समय खुला है भाई। ठीक है, तो लीकेज चैनल हर समय खुले रहते हैं, इस ग्रेडियंट को बिगाड़ देते हैं। तो ऐसा कौन है जो लीकेज चैनल के बिगाड़ने के बाद इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करता है? आगे बात करते हैं। These ionic gradient across the resting membrane are maintained by, यह आया हुआ क्वेश्चन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एनर्जी यूज करके, की पंप है, समझ रहे हो, जिसमें कर क्या रहा है ये ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड्स एंड 2 पोटेशियम इनवर्ड्स, और कंटिन्यू आउटवर्ड इनवर्ड ये सोडियम पोटेशियम को ट्रांसफर करता रहता है, और आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है, आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है। तो ये तो अभी मैंने नॉर्मल चीजें बताई हैं। एनसीईआरटी का पहला पैरा, एनसीईआरटी का पहला पैरा कहना क्या चाहता है कि हमारे नर्व सेल एक्साइटेबल हैं, जैसे मसल सेल होते हैं, वो भी एक्साइटेबल सेल होते हैं, बताया था मैंने। ठीक है, इनकी एक्साइटेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप बोलोगे मेम्ब्रेन का पोटेंशियल या पोलराइज स्टेट में जो चार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो? चार्ज क्या होता है? बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। जबकि बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, फिर भी चार्ज बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। तो अंदर नेगेटिव के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। और इनके लिए मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है। ठीक है, लीकेज चैनल हर समय खुले रहते हैं, इसलिए हर समय बाहर से सोडियम अंदर आता रहेगा, पर बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अंदर से पोटेशियम बाहर ज्यादा जाता रहेगा, बहुत ज्यादा। इससे आयोनिक ग्रेडियंट बिगड़ेगा, उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप बेचारा हर समय कार्यरत है। और 3 सोडियम अंदर से बाहर, 2 पोटेशियम बाहर से अंदर भेजेगा एटीपी यूज करके। 3, 2 ही क्यों? वो डिपेंड करता है बाइंडिंग साइड, जिसकी बाइंडिंग साइड जितनी होंगी उतनी ही तो बाइंड करेंगे। बाइंडिंग साइड ज्यादा होती तो ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर लेते। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आराम से करा रहा हूं, बिल्कुल कंसेप्चुअल करा रहा हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पर कंसेप्चुअल एकदम ब्रेन में सेट करना।
सब पर क्वेश्चन है, बाहर के फ्लूइड में किस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, अंदर के फ्लूइड में किस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन किसके लिए ज्यादा परमेबल होती है, किसके लिए नियरली इम्परमेबल होती है। ठीक है, इस ग्रेडियंट को बिगाड़ने का काम लीकेज चैनल करते हैं और मेंटेन करने का काम सोडियम पोटेशियम पंप करता है। आप बताओ, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इनसाइड होते हैं, इसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इन प्रोटीन के लिए मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है। चलो, सारे कंसेप्ट मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप भी क्लियर है। लीकेज चैनल समझ गए, एक ऐसे चैनल जो हर समय खुले रहते हैं। ठीक है, हर समय खुले रहते हैं, बाहर और अंदर, बाहर अंदर बाहर, ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में, यानी बाहर सोडियम ज्यादा तो अंदर आएंगे, अंदर पोटेशियम ज्यादा तो बाहर जाएंगे, इनका डिफ्यूजन होता रहता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब हम बात करेंगे इसकी डिफरेंट फेज के बारे में। भाई आप समझ रहे हो, भाई कितने टाइप की फेज इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। चलो, एक चीज और दिखा दूं आपको। ये न्यूरॉन है, ये इसकी एक्सोन दिखाऊंगा, एक्सोन, ये एक्सोन, ये एक्सोन है, रेस्टिंग कंडीशन है। रेस्टिंग कंडीशन में हो क्या रहा है, देखो ध्यान से देखो, पोटेशियम लीक चैनल खुल रहे हैं, पोटेशियम अंदर से बाहर। अब ध्यान से देखो, सोडियम चैनल बहुत कम मूवमेंट हो रहा है, सोडियम आयन का नियरली इम्परमेबल, बहुत कम मूवमेंट हो रहा है सोडियम आयन का। ठीक है, बहुत कम मूवमेंट हो रहा है सोडियम आयन का, समझना मेरी बात। सोडियम लीक चैनल बहुत कम है, बहुत कम मूवमेंट हो रहा है सोडियम आयन का, बहुत कम, देखो नियरली इम्परमेबल। क्लियर है। अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं अंदर, या आउटसाइड लिख दिया है, बस पे मत जाना। ठीक है, इनसाइड, अच्छा इसको इनसाइड ले रहे हैं, पर एक्स्ट्रा फ्लूइड, ये आउटसाइड है ये इनसाइड है, ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना इन दो चीजों से। इसको अपडेट करा दिया है पर इस वाली डायग्राम में नहीं है ये। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, ये आयोनिक ग्रेडियंट बिगड़ेगा, उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप हर समय चलता रहता है। देखो, 3 सोडियम बाइंड हो गए अंदर, ये गया बाहर, 2 पोटेशियम बाइंड होंगे बाहर, ये आ गए अंदर, और हर बार एटीपी खर्च होगी, हर बार एटीपी खर्च होगी। समझ में आया नहीं आया। ये सोडियम पोटेशियम पंप बेचारा हर समय चलता रहता है और इस आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करता रहता है। ये रेस्टिंग फेज थी, रेस्टिंग कंडीशन। तो अब मैं लेके चलूंगा रेस्टिंग कंडीशन के बाद। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स क्या है, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अब समझो, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रेस्टिंग फेज में होते हैं, तो रेस्टिंग फेज में यानी अभी समझने की कोशिश करना, जैसे न्यूरॉन दिखाऊं आपको, रिमोट ही है मेरे पास, अभी न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में है, इसकी मेम्ब्रेन का चार्ज फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो रहा, रेस्टिंग फेज में है। अगर मैं इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट करूंगा तो उसके मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में चेंज होगा, चार्ज में चेंज होगा। समझ रहे हो, पोटेंशियल और चार्ज में चेंज होने के बाद फिर एक्शन पोटेंशियल आता है। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप में समझाने की कोशिश करूंगा, समझना। तो मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में सबसे पहला फेज जो आएगा, फर्स्ट फेज, नंबर 1, नंबर 1। ठीक है, इसको पोलराइज स्टेट, पोलराइज स्टेट, रेस्टिंग कंडीशन, समझ रहे हो, रेस्टिंग फेज कह सकते हो।
रेस्टिंग फेज बोल सकते हो, रेस्टिंग फेज, इसको पोलराइज्ड स्टेज बोल सकते हो, जिसमें पोलराइज्ड का मतलब पोलरिटी होती है। रेस्टिंग फेज है पोलराइज स्टेट, ठीक है, फर्स्ट फेज होती है इसकी। क्या होगा इसके अंदर, इसका तो बता ही चुका हूं मैं, रेस्टिंग फेज में तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। बाहर वाले फ्लूइड को क्या, बाहर वाले फ्लूइड क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अंदर वाले को क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। बाहर वाले फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन ज्यादा होंगे, अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा होंगे। अंदर निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होंगे, और पोटेशियम से ज्यादा होते हैं, इसलिए अंदर चार्ज नेगेटिव होगा, बाहर चार्ज पॉजिटिव होगा। यानी मेम्ब्रेन की रेस्टिंग कंडीशन में जो पोलरिटी है वो ये है, ठीक है। कितना चार्ज होगा निकालो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो, ठीक है, माइनस, तो कोई वेरी करता है, वैसे तो ये वेरी करता है, फिक्स नहीं होता, ठीक है। बॉडी के अलग अलग पार्ट की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है, लिप्स की सेंसिटिविटी अलग होती है, फेस की सेंसिटिविटी अलग होती है, हाथ की सेंसिटिविटी अलग होती है, बॉडी के अलग पार्ट की सेंसिटिविटी अलग होती है, तो वेरी करता है, फिक्स नहीं कह सकते भाई इतना है। पर आपके लेवल पर आपको समझना है, मोस्टली जो सेंसिटिविटी देखने को मिलती है कितनी है, रेस्टिंग पोटेंशियल मोस्टली देखने को कितना है, -70 मिली वोल्ट। ये नॉर्मल कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, जो एनसीईआरटी वाली लाइन बता रहा हूं, -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, जिसमें आउटसाइड, बाहर चार्ज आउटसाइड पॉजिटिव, और इन चार्ज अंदर क्या होगा, इनसाइड चार्ज नेगेटिव होता है। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट। लीकेज चैनल हर समय खुले होते हैं, और सोडियम पोटेशियम पंप ऑलवेज ओपन रहता है, तो उसमें तो कोई चक्कर है ही नहीं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आएगा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, रेस्टिंग कंडीशन में परमेबिलिटी बताओ। रेस्टिंग कंडीशन में परमेबिलिटी बताओ, ठीक है, मोर और लेस, किसके लिए ज्यादा किसके लिए कम। रेस्टिंग कंडीशन में ध्यान रखना है, पोटेशियम आयन के लिए परमेबिलिटी मोर होती है, और सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी बहुत कम होती है। यानी कह सकते हो परमेबिलिटी पोटेशियम आयन की बहुत 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 ज्यादा होती है कंपेरेटिव सोडियम। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि सोडियम के लिए एनसीईआरटी की लाइन है कि मेम्ब्रेन कह सकते हो कि लगभग लगभग इम्परमेबल रहती है, यानी बहुत कम परमेबल होती है। समझे या नहीं समझे, यस या नो, एक क्वेश्चन ये बनेगा परमेबिलिटी के ऊपर। पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, चार्ज बाहर कैसा होता है अंदर कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मोर सोडियम लेस पोटेशियम, ऐसा क्यों, क्योंकि सोडियम के लिए लीकेज चैनल बहुत कम होते हैं, और पोटेशियम के लिए लीकेज चैनल बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए सोडियम आयन अंदर बहुत कम आ पाते हैं, उससे ज्यादा पोटेशियम आयन अंदर से बाहर ज्यादा निकल जाते हैं। समझ रहे हो, पोटेशियम आयन अंदर से ज्यादा निकल जाते हैं, सोडियम आयन बाहर से अंदर कम आते हैं। आई या नहीं आई, क्लियर है ना। चलो, इसीलिए परमेबिलिटी वाली कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, परमेबिलिटी किसके लिए ज्यादा किसके लिए कम होती है, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, चलो ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है।
अब इसको मेंटेन करने के लिए, इसके पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए कौन होता है यहाँ पर, पोटेंशियम को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर भाई साहब होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप भाई साहब। ठीक है, ये भाई साहब हर समय कार्यरत हैं, दिन हो या रात हर समय एक्टिव रहते हैं। और जब एक्टिव रहते हैं ये भाई साहब इनके पास बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, मैंने बताया अंदर 3 बाइंडिंग साइट्स हैं, ऐसे नहीं, अंदर 3 बाइंडिंग साइट्स हैं, बाहर सिर्फ 2 ही बाइंडिंग साइट्स हैं, और कोई तरीका है ही नहीं। इसीलिए बाहर से अंदर 2 पोटेशियम, अंदर से बाहर 3 सोडियम। एटीपी यूज होगी, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई आपके, क्या चीज समझ में नहीं आई? रेस्टिंग फेज पूरी है। अब जैसे ही आप न्यूरॉन को स्टूमुलेट करोगे, उद्दीपित करोगे, स्टूमुलेट करोगे, तो क्या होगा? अगली फेज, ठीक है, अगली फेज, सेकंड फेज, एक्शन पोटेंशियल। समझना, अभी न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में था, अभी न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन पर था, समझ रहे हो, पोलराइज स्टेट में था। तो अब सेकंड फेज क्या आएगी? डीपोलराइज, एक्शन फेज, एक्शन पोटेंशियल आएगा। नंबर 2, डी डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड। ठीक है, एक्शन फेज कह सकते हो उसको, एक्शन फेज। एक्शन फेज में क्या होगा? एक्शन फेज में समझो मेरी बात, एक्शन फेज में क्या होने वाला है? एक्शन फेज में समझो ये मेम्ब्रेन है, किसी ने इसको क्या किया? स्टिमुलेट किया, ये स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन, आपने इस मेम्ब्रेन को, न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया। जैसे ही आप न्यूरॉन को स्टिमुलेट करोगे, अभी चार्ज कैसा था नॉर्मल केस में? बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। जैसे ही आपने इसको स्टिमुलेट किया तो यहां पर कुछ और भी चैनल्स होते हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताया, बता रहा हूं। ठीक है, अब समझना, ये चैनल्स हैं, इनको बोलते हैं सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनल्स कैसे बोलते हैं? ये सोडियम चैनल्स होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। कैसे होते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है, यानी इनका खुलना और बंद होना मेम्ब्रेन के पोटेंशियल या वोल्टेज पर निर्भर करता है, समझना। जैसे ही आपने इसको स्टिमुलेट किया, समझना, यहां ना लिख करके उसको इधर लिखो, जैसे ही न्यूरॉन को आपने स्टिमुलेट किया तो क्या होगा? स्टिमुलेट करते क्या होगा? ओपनिंग, ओपनिंग होगी, ओपनिंग ऑफ सोडियम VGC, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे एकदम तेजी से, एकदम से नहीं, जैसे मानो कहीं डैम है, बहुत बड़ा डैम में गेट बने हुए हैं, अचानक से आपने बटन दबाया, डैम के गेट खुल गए। गेट खुलते ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, पानी एक तरफ भरा हुआ जाता है, एक तरफ कम है, तेजी से पानी का फ्लो होता है। बस जैसे ही सोडियम आपने स्टिमुलेट किया,
ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स हुई तो सारे सोडियम भर भर के, भर भरा के बोलते हैं, भर भरा के अंदर आएंगे। एक नहीं है, ऐसे ढेरों सारे चैनल्स होंगे और अंदर सोडियम ही सोडियम, अंदर सोडियम ही सोडियम, पानी ही पानी, सोडियम ही सोडियम। नहीं आया क्या भाई? पोटेशियम तो पहले से था, पोटेशियम अंदर पहले से था, पोटेशियम आयन अंदर पहले से थे, अब सोडियम भी आ गए। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव मिलकर के बेचारी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर क्या हो जाएंगे? डोमिनेंट। दोनों पॉजिटिव मिलकर के इस नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर डोमिनेंट हो जाएंगे। जब नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पर डोमिनेंट हो जाएंगे तो अंदर चार्ज कैसा स्टार्ट हो जाएगा आना? अंदर की साइड चार्ज कैसा आना स्टार्ट हो जाएगा? अंदर बताओ, अंदर चार्ज कैसा हो जाएगा? अंदर चार्ज धीरे धीरे पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। बाहर चार्ज नेगेटिव, यानी उल्टा हो गया, पहले बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव। समझ रहे हो? फिर से वो समझना, जैसे ही मैंने न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, वोल्टेज गेटेड, भर भर के सोडियम अंदर आएंगे। पोटेशियम पहले से थे, सोडियम भी आ गए, दोनों मिलकर के नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पर डोमिनेंट हो जाएंगे और अंदर चार्ज पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। नेगेटिव से जीरो होगा, जीरो से पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस समय इसका जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या होगा समझो, जिस पर इंपल्स जनरेट होगी और आगे मूव करेगी। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जरा बताओ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा? प्लस, प्लस में होगा 30 मिली वोल्ट। यानी जैसे ही सोडियम अंदर आना चालू होंगे तो माइनस से धीरे धीरे जीरो पर पहुंचेंगे हम भाई, माइनस से जीरो पर पहुंचेंगे, फिर जीरो से +1 +2 +3 +30 आते ही, +30 आते ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जिस पर इंपल्स जनरेट होता है +30 पर। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा परमेबिलिटी बताओ, पारगम्यता, परमेबिलिटी किसके लिए ज्यादा होगी, किसके लिए कम होगी इस फेज के अंदर? मोर और लेस आपके सामने। इस फेज के अंदर लीकेज चैनल खुले हैं पर वो इतने ज्यादा नहीं होते जितने बड़े बड़े ये चैनल्स होते हैं, तो मोर हो जाएगी सोडियम आयन के लिए, सोडियम आयन के लिए मोर हो जाएगी, कंपैरेटिव पोटेशियम आयन लेस हो जाएगी। ठीक है, परमेबिलिटी डीपोलराइज्ड स्टेज में, एक्शन फेज में सोडियम के लिए ज्यादा होती है, पोटेशियम के लिए कम होती है। सर यही एक फेजेस में परमेबिलिटी सोडियम के लिए ज्यादा होती है, नहीं तो और किसी में नहीं होती। ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई। जब इंपल्स जनरेट होता है, पर जैसे ही समझना ये चार्ज जीरो से जैसे ही +30 पहुंचेगा, समझना जैसे ही चार्ज पहुंचेगा कितना? +30 मिली वोल्ट, +30 मिली वोल्ट। दो काम होंगे इस पर। पहला काम तो क्या होगा, ये सोडियम चैनल्स जो थे ना वोल्टेज गेटेड, ये इनएक्टिव होंगे, बंद नहीं बोलेंगे, इनएक्टिव बोलेंगे। पर इनएक्टिव होने पर भी क्या होता है, सोडियम का मूवमेंट रुक जाता है, इनएक्टिव। पर बंद होने पर गेट परमानेंट बंद होते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ इन्हीं के पास है, इन्हीं के पास होती है। तो सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे, इनएक्टिव। सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। क्लियर है बिल्कुल? +30 मिली वोल्ट चार्ज पहुंचते ही सोडियम चैनल्स इनएक्टिव हो जाएंगे। एक बात समझ में आई? ठीक है, पर एक चैनल्स ऐसे हैं जो खुल जाएंगे, एक चैनल्स ऐसे हैं जो खुल जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा? यहां पर होगी ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम VGC, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे पोटेशियम वाले। ठीक है, अंदर पोटेशियम था, अब क्या करना है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, इंपल्स बन गई, ये इंपल्स मूव कर जाएगी +30 आते ही। अब इंपल्स तो चली गई, पर अब मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को वापस नॉर्मल स्टेज में लाओगे ना। अब लाने के लिए अंदर से किसी एक पॉजिटिव को बाहर भेज दो। सोडियम को तो आप अंदर से बाहर डिफ्यूज नहीं कर सकते क्योंकि बाहर ज्यादा होता है, अंदर कम है।
तो कम से ज्यादा की तरफ तो डिफ्यूजन नहीं होता, ज्यादा से कम की तरफ डिफ्यूजन होता है। क्लियर है बिल्कुल। पर एक काम कर सकते हो, पोटेशियम को अंदर से बाहर भेज सकते हो, अगर आपने पोटेशियम चैनल खोल दिए तो वो खुल जाएंगे। अब समझ रहे हो। तो अगला स्टेज क्या होने वाला है, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम बीजीसी। यहां जगह नहीं है पर कर देंगे, इसमें हो जाएगा। ओपनिंग ऑफ पोटेशियम बीजीसी, जैसे ही ओपनिंग होगी इनकी, पोटेशियम चैनल अंदर से तेजी से बाहर भागेंगे, पोटेशियम चैनल अंदर से तेजी से बाहर भागेंगे, पोटेशियम आयन बाहर। बस कोई एक पॉजिटिव बाहर चला गया, वापस निगेटिवली चार्ज प्रोटीन की डोमिनेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी, ये अपना प्रभाव दिखाना चालू कर देगी। और धीरे धीरे +30 से 0 होगा, फिर -1 -2 -10, और धीरे धीरे ये चार्ज माइनस होना चालू हो जाएगा इनसाइड। यानी रेस्ट, वापस अपनी इनिशियल फेज में हम जा रहे हैं। पर इस इनिशियल फेज में लौटने के लिए इस बार पोटेशियम का खुलना जरूरी था, इस फेज में आने के लिए सोडियम का खुलना जरूरी था। क्लियर है बिल्कुल। इस स्टेज को बोलेंगे नंबर 3, रीपोलराइजेशन, वापस पुनः अपनी अवस्था में लौटना। रीपोलराइजेशन, री मतलब वापस, पोलराइज स्टेट में लौटना, वापस पोलराइज स्टेट में लौटना, रीपोलराइजेशन। ठीक है, बताओ रीपोलराइजेशन का पोटेंशियल क्या होगा, पहला क्वेश्चन तो पोटेंशियल पे पूछेगा। पोटेंशियल कितना होगा, वापस रेस्टिंग कंडीशन जो नॉर्मल होता है, -70 मिलीवोल्ट। परमेबिलिटी बताओ, परमेबिलिटी, पोटेशियम लीकेज की वजह से तो वैसे ज्यादा होती थी, पर पोटेशियम चैनल भी खुल गए, तो अब पोटेशियम के लिए मोर, लेस, मोर पोटेशियम आयन के लिए, लेस सोडियम आयन के लिए, जो नॉर्मल केस में भी होती है। दो क्वेश्चन हमेशा ये पूछे जाएंगे हर फेज के अंदर। ठीक है, अब बताओ। ठीक है, अब धीरे धीरे पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, +30 से 0 पहुंच रहे हैं, और 0 से हम धीरे 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 -10 -20 -30 -70 पहुंचते ही पोटेशियम चैनल बंद हो जाएंगे। पर ये बंद होने में टाइम लगाते हैं, क्योंकि इनएक्टिव होना ये जानते नहीं है। सोडियम इनएक्टिव होना जानता है, पर ये इनएक्टिव होना नहीं जानते। समझना, अगला फेज में लिख रहा हूं इसके अंदर, अगला फेज, अगला फेज आएगा रिपोलराइजेशन के बाद हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर, हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर ज्यादा, हाइपर पोलराइजेशन। समझना, हाइपर पोलराइजेशन क्यों होगा, क्योंकि पोटेशियम चैनल बंद होना नहीं जानते, बंद होना नहीं जानते, इस वजह से गड़बड़ होगी। क्या होगी, ये देर में बंद होंगे, और देर में बंद होंगे तो ज्यादा पोटेशियम आयन अंदर से बाहर निकल जाएंगे, ज्यादा पोटेशियम आयन अंदर से बाहर निकल जाएंगे। मतलब -70 पर रुक जाना चाहिए, पर नहीं रुक रहा। ठीक है, चार्ज तो यही होगा, नेगेटिव भी बाहर आएगा, अंदर पॉजिटिव आएगा, सॉरी, कितना आएगा, हाइपर, हाइपर ज्यादा, पोलराइज से भी ज्यादा। ठीक है, तो पोटेंशियल होगा -70 से ज्यादा हो जाएगा, यानी -90 तक, -90 मिलीवोल्ट, यानी माइनस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से अगर ये ज्यादा निकल रहा है तो इसको हाइपर पोलराइजेशन देंगे। कारण क्या है, ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ परमेबिलिटी, वही मोर
तो पोटेशियम आयन के लिए, लेस सोडियम आयन के लिए। ठीक है, हाइपर पोटेशियम का कारण क्या है? ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। क्योंकि इनएक्टिव होना नहीं जानते, ये क्लोज होंगे, टाइम लगेगा, तब तक मोर ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम। हाँ, ये लेट क्लोज होंगे तब तक ज्यादा पोटेशियम बाहर निकल जाएगा और ज्यादा नेगेटिव चार्ज अंदर आ जाएगा। भाई ज्यादा पॉजिटिव निकाल दिया तो ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगी, ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये होगी हाइपरपोलराइजेशन। फिर हाइपरपोलराइजेशन के बाद इसको नॉर्मल स्टेज में लाने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप तो बेचारा काम कर ही रहा है, वो चलता रहेगा, फिर वापस अपनी रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 फेज हो गई। सबसे पहले रेस्टिंग फेज थी, जिसमें जो पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट था। क्लियर है? लीकेज चैनल हर फेज में खुले रहते हैं तो उनको याद नहीं रखना। सोडियम पोटेशियम पंप हर फेज में ऑन रहता है तो उसको याद नहीं रखना। अब सिर्फ सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल का खेल है। जैसे ही आपने इसको स्टूमुलेट किया, सोडियम वोल्टेज खुल जाएंगे, सोडियम आयन तेजी से अंदर, अंदर पोटेशियम भी थे, सोडियम भी आ गए, दोनों मिलकर के नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पर डोमिनेंट हो जाएंगे और अंदर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। +30 चार्ज आते ही बस सोडियम चैनल्स इनएक्टिव हो जाएंगे, इंपल्स जनरेट हो जाएगा और ट्रेवल कर जाएगा। और जैसे ही सोडियम चैनल इनएक्टिव होंगे, पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, तेजी से पोटेशियम अंदर से बाहर भगेगा, यानी +30 चार्ज आते ही वापस ये फिर 0 पे पहुंचेगा, फिर -70 पर रुकना चाहिए था पर रुकेगा नहीं, समझ रहे हो? पर -70 पर आते ही इसको हम रीपोलराइजेशन कंडीशन बोलेंगे। और रीपोलराइज के बाद एक बार हाइपर पोलराइज आता है। क्यों? क्योंकि ये लेट क्लोज हो पाते हैं, क्योंकि इनएक्टिव होना नहीं जानते, तब तक पोटेशियम ज्यादा बाहर निकल जाता है और फिर जाती है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन के बाद वापस रेस्टिंग कंडीशन आ जाती है। सोडियम पोटेशियम पंप तो काम कर ही रहा है ना, वो वापस मेंटेन कर लेता है इस ग्रेडियंट को, हम रेस्टिंग कंडीशन पर आ जाते हैं। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? यस या नो? आया होगा। अब समस्या ये आती है सर कि सर पहले आप कह रहे हो सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल तब खुलते हैं जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होता है। तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज कब हुआ? समझ रहे हो? किसने चेंज किया पोटेंशियल जिसकी वजह से खुले? समझना मेरी बात, जैसे मैंने बताया ना, मैंने बताया आपने तो उसको स्टूमुलेट किया ना, स्टूमुलेट करने पर तो चेंज नहीं होगा ना। स्टूमुलेट करने पर आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से ये चैनल खुले, वो चीज समझाऊंगा अब आपको और मजा आएगा। अच्छा, पहले सारी फेज क्लियर है ना? इन फेज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये रेस्टिंग कंडीशन थी। रेस्टिंग कंडीशन में आपके सामने कंडीशन है। रेस्टिंग के बाद हमारी आती है डीपोलराइजेशन। ध्यान से देखो, डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल खुल जाएंगे। ये इंपल्स है, देखो इंपल्स ट्रेवल कर रहा है, इंपल्स ये इंपल्स है, ध्यान से देखो ये इंपल्स है, ये इंपल्स जा रहा है। जैसे जैसे इंपल्स आगे जाएगा, जैसे से इंपल्स आगे जाएगा, क्या होता जाएगा? सोडियम चैनल्स, ध्यान से देखो, इंपल्स जा रहा है, इंपल्स जा रहा है, सोडियम चैनल्स खुल गए। अच्छा अच्छा, इंपल्स की ट्रैवलिंग एक्शन पोटेंशियल फिर से दिखा रहा हूं मैं। आने दो, ये रेस्टिंग फेज हो गई। अब डीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन के लिए क्या होगा? तेजी से समझना, तेजी से। ये चैनल, जैसे इंपल्स जाएगा चैनल खुल जाएगा, सोडियम चैनल खुलेगा। अच्छा ये है, इंपल्स गया, सोडियम चैनल खुला, सोडियम आयन अंदर आ गए। ये इंपल्स गया, सोडियम चैनल खुला, सोडियम आयन अंदर आ गए, ये अंदर आ गए, आगे सोडियम आयन, सोडियम आयन अंदर आ गए। ठीक है, समझ में आ गया?
ये ग्रीन वाले सोडियम, दिखा दूं मैं, अच्छा इसमें वो चीज़ है नहीं, कोई नहीं, ठीक है। ये सोडियम चैनल्स हैं ग्रीन वाले, और पिंक वाले पोटेशियम चैनल्स हैं, ये लीकेज चैनल्स हैं, ठीक है। अब बात करूंगा मैं आगे, देखो, अच्छा इसको समझाना पड़ेगा, समझाता हूँ, इसको समझाता हूँ, पूरी कहानी समझाता हूँ जबरदस्त तरीके से। ये है न्यूरॉन, ये ऐसे का एक्सॉन, जहां कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होगा, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स जहां होगा, एकदम परफेक्टली समझना। ठीक है, सेंटर में आ गया यहाँ पर न्यूक्लियस, समझने की कोशिश करना। अरे न्यूक्लियस को हटाई दो, जरूरत ही नहीं न्यूक्लियस की, ये साइटोन है, ये समझ ही रहे हो ना। तो ये डेंड्रॉन है, ये भी समझ रहे हो आप, डेंड्रॉन। ये सोडियम चैनल्स हैं। अब सोडियम चैनल्स एक तो वोल्टेज गेटेड थे, एक लीकेज थे, इसके अलावा लिगेंड गेटेड भी होते हैं, एलजीसी, लिगेंड गेटेड चैनल, या मैकेनिकल गेटेड चैनल भी बोल सकते हो। लिगेंड और मैकेनिकल का मतलब क्या था? मैकेनिकल का मतलब जैसे किसी ने आपको टच किया, मैकेनिकल स्टिमुलेशन दिया, टच किया, आपको पता चला टच हुआ, टच हुआ, पता कैसे चला? इंपल्स जनरेट हुआ होगा। इंपल्स कब जनरेट हुआ होगा? जब ये चैनल खुले होंगे, यानी ऐसे चैनल जिनका खुलना और बंद होना मैकेनिकल स्टिमुलेशन पर डिपेंड करता है, वो मैकेनिकल गेटेड है। जिनका खुलना और बंद होना लिगेंड की बाइंडिंग पर डिपेंड करता है, लिगेंड का मतलब है कोई भी केमिकल, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनकी बाइंडिंग पर निर्भर करता है, तो लिगेंड गेटेड चैनल हो गया। समझना मेरी बात? तो यहां पर डेंड्रॉन, जैसे नोज के अंदर जो न्यूरॉन लगे ना, वो लिगेंड गेटेड मान लो, ठीक है। जैसे मानो आपने परफ्यूम खुला, सिग्नल गया, कैसे पता चला? क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल गए होंगे, सीधे न्यूरॉन से बाइंड किए होंगे, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, और बाइंड किए। बाइंड करते ही सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, और सोडियम चैनल्स खुलते ही यहां से कुछ सोडियम आइंस अंदर एंटर करेंगे, कुछ सोडियम आइंस एंटर करेंगे, ये एंटर करके, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से। ये सोडियम आयन क्या काम करेंगे? ये सोडियम आयन जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 था, -70 मिली वोल्ट, इसको कन्वर्ट कर देंगे, सिर्फ 10 मिली वोल्ट कम कर दें, 10 मिली वोल्ट, -70 से -60 मिली वोल्ट ले आए बस। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड वैल्यू। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है? थ्रेशोल्ड का मतलब है वो वैल्यू, समझना, थ्रेशोल्ड का मतलब है इतना अगर मिल जाए आपको तो गाड़ी चल पड़ेगी। जैसे मानो एक ट्रक है, मैंने एक एग्जांपल यूज किया था, ये ट्रक है, ये ट्रक धक्के से चलता है, एक बच्चे ने आके धक्का लगाया तो ट्रक हिला भी नहीं, दो बच्चों ने धक्का लगाया आकर के, ट्रक हल्के से हिला पर चल नहीं सकता था, तीसरा बच्चा आया, इसने भी ताकत लगाई, तीनों ने मिल करके, तो ट्रक हिल गया, और हिल गया तो चल पड़ा। यानी कम से कम इतना धक्का दो कि तीन लोग मिलकर के धक्का लगाएंगे तब ट्रक चलेगा, समझ रहे हो? तो थ्रेशोल्ड वैल्यू, कम से कम उतना धक्का देना पड़ेगा जिससे ट्रक थोड़ा चल जाए, तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा और चल पड़ेगा। तो वो मिनिमम स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है? इट इज अ मिनिमम स्टिमुलस विद रिस्पांसिबल फॉर ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को खोलने के लिए रिक्वायर्ड होता है, उस मिनिमम स्टिमुलस को, उस मिनिमम स्टिमुलस को हम थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। कितनी होती है?
10 मिली वोल्ट कम कर दो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से, ओनली 10 मिली वोल्ट। तो बस आपने 10 मिली वोल्ट कम कर दिया, इतना सोडियम पहुंचा दिया, ये स्टिमुलस दिया आपने। ये क्या स्टिमुलस, आपने इतना स्टिमुलस दिया कि इतने सोडियम चले जाएं कि -70 से ये -60 मिली वोल्ट हो जाए। बस इतना होते ही काम हो जाएगा। इतना होते ही यहां पर सोडियम चैनल्स थे, समझ रहे हो, इतना होते ही काम हो जाएगा। जो सोडियम चैनल्स थे ना, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ये क्या हो जाएंगे, ओपन। जैसे ये पहुंचा तुरंत सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और सोडियम आयन भर भर के अंदर आएंगे, सोडियम आयन भर भर के अंदर आएंगे। और अंदर चार्ज पॉजिटिव, अंदर चार्ज पॉजिटिव, बाहर चार्ज नेगेटिव, बाहर चार्ज नेगेटिव। समझ रहे हो, यानी मेम्ब्रेन क्या हो गई यहां पर, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। समझ गए ना। जबकि आगे वाले पार्ट में अभी अंदर नेगेटिव ही होगा, एकदम सब चीजें नहीं होती, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अब जब यहाँ डीपोलराइजेशन होगा, यहाँ +30 मिली वोल्ट चार्ज आ जाएगा, +30। तो ये +30 आगे, आगे भी तो सोडियम चैनल्स होंगे भाई, आगे भी तो सोडियम चैनल्स होंगे अगले वाले पार्ट के अंदर, पार्ट बी। आगे के सोडियम चैनल्स को खोलने के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट करेगा, यानी ये +30 मिली वोल्ट, ये +30 मिली वोल्ट अब आगे के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट करेगा, आगे के लिए। समझ रहे हो। पर अभी अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अभी ये डीपोलराइज्ड है, ये पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड। अगर मैं इस वाली फेज को ए मान लेता हूं और इस वाली फेज को बी मान लेता हूं, तो कंडक्शन कहां से कहां हो रहा है, जरा बताओ, कंडक्शन ऑफ इंपल्स कहां से कहां हो रहा है। कहां से कहां हो रहा है, हमेशा कंडक्शन ध्यान रखना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो बाहर की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये होगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसा लग रहा है कि अंदर सिग्नल आगे जा रहा है, बाहर सिग्नल पीछे। नो, ये सर्किट बन रहा है, ये सर्किट बन रहा है जो सिग्नल को, इंपल्स को आगे लेकर के जाएगा, इंपल्स को आगे लेकर के जाएगा। ये सर्किट किसको, इंपल्स को, इंपल्स को आगे लेकर के जाएगा। समझना मेरी बात, सबसे पहले आपको ये सोडियम चैनल्स खोल रहे हैं तभी डीपोलराइजेशन होगा। इनको खोलने के लिए आपको एक मिनिमम वैल्यू जनरेट करना पड़ेगी, यानी -70 से -60 लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सोडियम आयन चाहिए, वो आपका स्टिमुलस देगा। जैसे आपने स्टिमुलस दिया, हल्का स्टिमुलस है तो सोडियम उतने नहीं पहुंचेंगे, तगड़ा स्टिमुलस है तो सोडियम पहुंचेंगे। इसको -60 पर लेकर के आएंगे, तुरंत खुल जाएंगे। तो ऑल और नन रूल बोलते हैं, खुलेगा या नहीं खुलेगा, आधा पद्दा नहीं होगा, यानी इतना वैल्यू पहुंचानी चाहिए तभी सिग्नल आगे बढ़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो। -60 आते ही ये खुल जाएंगे, सोडियम अंदर आएंगे, +30 जनरेट होगा और ये क्या होगा, डीपोलराइज्ड। ये +30 आगे का ढक्कन खोलेगा, फिर डीपोलराइज्ड। ये +30 आगे का ढक्कन खोलेगा, डीपोलराइज्ड। तो इंपल्स स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे के ढक्कन खुलता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बोलती है डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ऑलवेज। ठीक है, अगर इसके बेस पर मैं पूछूं आपसे डायरेक्शन, बताओ आउटर मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन आएगा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर, बताओ डायरेक्शन। तो बाहर क्या होगा, बी से ए की तरफ हो रहा है, अंदर ए से बी की तरफ हो रहा है। आउटर बी से ए की तरफ होगा, तो अंदर ए से बी की तरफ, ये डायरेक्शन होती है। समझे नहीं समझे। तो एक्चुअल में होगा क्या है, सबसे पहले ये डीपोलराइज्ड है, आगे पोलराइज्ड है, तो ये डीपोलराइज्ड मैं हो गया, मतलब इंपल्स, तो मैं आगे के ढक्कन खोल दूंगा और जैसे ही +30 आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा और पीछे पोटेशियम के ढक्कन खोल दूंगा।
पीछे क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन, आगे क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। फिर डीपोलराइज होती है, मैं आगे का ढक्कन खोलूंगा, फिर इंपल्स और आगे बढ़ जाएगा, फिर पीछे पोटेशियम का ढक्कन, आगे सोडियम का ढक्कन। यानी इंपल्स आगे बढ़ता जाएगा, पीछे पोटेशियम का ढक्कन खोलता जाएगा, आगे सोडियम, पीछे पोटेशियम, आगे सोडियम। समझ रहे हो? यानी पीछे रीपोलराइजेशन, आगे डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, और इंपल्स धीरे 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 टर्मिनल एक्सॉन तक ट्रांसफर कर जाएगा। समझे? डायरेक्शन हमेशा +2 नेगेटिव होती है। आउटर पे B2A ऐसे चल रहा है, अंदर ऐसे चल रहा है, और ऐसे एक सर्किट बन रहा है, सर्किट बनता हुआ चला जाएगा इंपल्स आगे। समझ में आया, नहीं आया? ये हुआ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन एक्सॉन। थ्रेशोल्ड वैल्यू मत भूल जाना, सब एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया। सबसे पहले रेस्टिंग कंडीशन समझाई है, फिर मैंने चारों फेज समझाई है, चारों फेज क्या होती हैं, ठीक है। फिर मैंने पूरी मैकेनिज्म को कंबाइंड किया है, ठीक है। सबसे पहले आपको चाहिए स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड वैल्यू, तब आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 10 मिलीवोल्ट रेस्टिंग से कम करोगे, तब जाके ये चैनल खुलेंगे, तब जाकर के डीपोलराइजेशन होगा, ठीक है, और सिग्नल आगे बढ़ेगा। पीछे रीपोलराइजेशन, आगे डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, और सिग्नल आगे बढ़ता चला जाएगा। समझे या नहीं समझे? समझ गए होगे मेरी समस्या तो, ठीक है। ये समझ रहे हो ना? A to B, इसको फिर से दिखाता हूँ। डीपोलराइजेशन हो गया, ये इंपल्स देखो, इंपल्स आ रहा है, देखो इंपल्स आ रहा है, 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 ये इंपल्स आ गया, देखो ये इंपल्स आ गया, ये इंपल्स आ गया, ये इंपल्स यहां तक आ गया, चला गया ना इंपल्स। जब इंपल्स जाएगा तो चार्ज में चेंज होता चला जाएगा, इंपल्स जाएगा तो चार्ज में चेंज होता चला जाएगा, हर स्टेप पर चार्ज में चेंज होता चला जाएगा, इंपल्स मूव करेगा, ठीक है। अब देखो हमेशा क्या होगा, ये हुआ, चार्ज चेंज हो गया, चार्ज चेंज होगा बी, ये इंपल्स मूव कर गया, ए टू बी, बाहर B2A, ए टू बी, B2A, ए टू बी, B2A, ए टू बी, B2A, ए टू ए, ये इंपल्स का ट्रेवलिंग हो गई। ये रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन के लिए पोटेशियम चैनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पोटेशियम खुल जाएंगे। समझ गया ना? तो ये चीज समझ में आ गई होगी, मुझे तो लगता है परफेक्टली आई होगी, ठीक है। अब मैं एनसीईआरटी और दिखाऊंगा आपको, और परफेक्ट क्लियर कराएगी ये। यहां तक तो क्लियर है। एज रिजल्ट द करंट आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज, वाइल द इनर सरफेस पर कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर इज पोलराइज्ड, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रिजल्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल, बता चुका हूं मैं, ठीक है। यू माइट बी द, ठीक है, क्यूरियस टू नाउ अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इट्स कंडक्शन अलोंग विद एक्सॉन कैसे होगा, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड, आपने कोई स्टिमुलस अप्लाइड किया एट द साइट, उस साइट पर, ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के ऊपर, तब क्या होगा, द मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम फ्रीली परमेबल हो जाएगी सोडियम आयन के लिए। समझ रहे हो? दिस लीड टू रिपेल इनफ्लक्स, इनफ्लक्स होगा, इनफ्लक्स का मतलब है अंदर आना, तो इनफ्लक्स क्या होगा, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन फ्लो, हो गया, फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी टू दैट साइड, और पोलरिटी चेंज हो जाएगी उस साइड पे, मतलब अंदर और बाहर की पोलरिटी में चेंज आ जाएगा, अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड इनर सरफेस बिकम पॉजिटिवली चार्ज, पोलरिटी चेंज हो गई, ठीक है। द पोलरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइट ए दस रिवर्स एंड हैंस डीपोलराइज, और इसको बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन या हैंस डीपोलराइज्ड। क्लियर है? The electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called, इसी को बोलते हैं, साइट ए पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, विच इज फैक्ट टर्म एज द नर्व इंपल्स। मतलब है यहां पर का मतलब एक ही बात है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने का मतलब है इंपल्स जनरेट हो गया, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल विच इज इन फैक्ट टर्म एज द, इसी को बोलते हैं नर्व इंपल्स, एट साइट इमीडिएटली, यहां पर क्या होगा, जो समझना, immediately ahead a axon side B membrane has the positively charged, side A से side B आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। membrane has a positively charged on outer surface
एंड नेगेटिवली चार्ज इनर सरफेस, यानी बी वाले पार्ट पर अभी नॉर्मल कंडीशन है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है, ए पर डीपोलराइजेशन हो गया पर बी पर अभी नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, ऑन द इनर सरफेस। एज अ रिजल्ट करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी, अब करंट कहां जाएगा, ए से बी पर जाएगा। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए, जबकि आउटर पे उल्टा होगा, बी से ए, अंदर ए से बी तो बाहर बी से ए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं ए टू बी और बी टू ए, ए टू बी इनर सरफेस, आउटर सरफेस पूछेगा तो आप बोलोगे बी टू ए, ये क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, बी टू ए। टू कंप्लीट द सर्किट, इससे सर्किट क्या होगा, कंप्लीट होगा, सर्किट ऑफ करंट फ्लो, सर्किट कंप्लीट होगा, हेंस द पोलैरिटी एट द साइट इज रिवर्स, और पोलैरिटी में चेंज आ जाएगा, समझ रहे हो, पोलैरिटी चेंज आती है डीपोलराइजेशन हो जाएगा। एंड द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड ऑन द साइड बी, अब जो एक्शन पोटेंशियल ए साइड पे जनरेट हुआ था अब बी साइड पे जनरेट हो जाएगा। दस द इम्पल्स, इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल की बात है, ए साइड से वो बी साइड पे पहुंच गया, ऐसे ही वो बी से सी पे पहुंच जाएगा, डी पे पहुंच जाएगा, पीछे री आगे डी। द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन एंड कंसिक्वेंटली, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द इंपल्स इज कंडक्टेड, और इसी को बोलते हैं इंपल्स का कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इंपल्स। द राइज इन द स्टिमुलस, ठीक है, इंड्यूस परमेबिलिटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ, थोड़ी देर के लिए होती है, इट क्विकली फॉलोड बाय राइज इन परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम, तुरंत ही पोटेशियम की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, और विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड के भी छोटे से पार्ट में पोटेशियम डिफ्यूजन आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर्ड, यानी वापस अपना जो रेस्टिंग पोटेंशियल है फिर से आ जाएगा, वो हम चाहते थे, तभी तो दोबारा से सिग्नल को लेने के लिए तैयार होगा न्यूरॉन, ठीक है। चलो, यानी अगला स्टिमुलस लेने के लिए, ये फर्दर स्टिमुलेशन लेने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी चीज को इसने डायग्रामेटिकली दिखाया है, देखो एनसीईआरटी डायग्रामेटिकली क्या बोल रही है, ये ए साइड है, ए साइड पे सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन हो गया, डीपोलराइजेशन, पर आगे अभी पोलराइजेशन ही है, आगे अभी पोलराइजेशन ही है, कोई चेंज नहीं हुआ आगे, ठीक है। जब यहां डीपोलराइजेशन होगा तो आगे तैयारी होगी बी वाले पार्ट की, क्या, अगेन पोलराइजेशन की, तो सिग्नल प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, प्लस से माइनस, तो बी पर कहां जाएगा, उल्टा कर दो, प्लस से माइनस यहां पर ऐसा है, सर्किट बनेगा, फिर यहां से बी, बी से सी, सी से डी, स्टेप बाय स्टेप सिग्नल आगे बढ़ता चला जाएगा, इंपल्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, इससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। Why the membrane of a neuron is polarized? मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, अच्छा भाई कौन है जिसकी वजह से पोलराइज स्टेट में रहती है, रॉन्ग बताना है। द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल ही है। द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, सही है ये। The fluid outside the axon contain a low concentration of potassium and high concentration of sodium, ठीक है, forming in the concentration gradient, बिल्कुल सही है। A resting membrane is comparatively more permeable to sodium, गलत हो गया, more permeable resting condition पर नहीं होती, wrong, तो incorrect फोर्थ आ जाएगा। If the sodium potassium pump is blocked, मान लो सोडियम पोटेशियम पंप बंद कर देते हैं तो क्या होगा भाई, सोडियम पोटेशियम पंप कर क्या रहा था, सोडियम पोटेशियम पंप जो सोडियम अंदर पहुंच गए थे उनको बाहर भेजेगा, जो पोटेशियम बाहर आ गए थे उनको, सॉरी, जो पोटेशियम बाहर चले गए थे उनको अंदर भेजेगा, जो सोडियम अंदर आ गए थे उनको बाहर भेजेगा, तो बाहर कितने, 3, अंदर कितने, 2, नया है क्या, तो क्या होगा, सोडियम एंड पोटेशियम विल बी, अब अगर इसको बंद कर दोगे तो क्या होगा, बंद कर दिया तो अंदर इनसाइड, सॉरी, इनसाइड सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, आउटसाइड पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बाहर पोटेशियम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सोडियम एंड पोटेशियम विल एक्सिस इन ना,
एक्सिस अमाउंट ऑफ सोडियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ना, एक्सिस अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड नॉर्मल कंडीशन है, एक्सिस अमाउंट ऑफ सोडियम इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, हाँ इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम एक्सिस अमाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर इसको ब्लॉक कर दिया तो। अच्छा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस एट, सेलेक्ट करेक्ट पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। The electrical potential difference at the site A is called the action potential. Action potential. The electrical potential difference at the site A is called action potential. Absolutely right. समझ रहे हो? आगे देखो. A current flow on the outer surface from site A to site B. Outer surface. Site A to B ना, outer surface पर B to A. B to A. Wrong हो गया. During depolarization, inner site of plasma membrane become positively with respect to outer. During D, yes. During repolarization, inner site of plasma membrane become negatively with respect to, बिल्कुल सही। तो भाई पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है ए सी डी ऑप्शन है क्या, ए सी डी ऑप्शन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये भी है। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन इनर साइट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम पॉजिटिव, क्योंकि डीपोलराइजेशन के टाइम पर इनर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू आउटर। ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन इनर साइट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिव, वापस नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है बिल्कुल, ये गलत हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तीन हो गए ना, ए बी ए सी डी, ए सी डी सही है। ठीक है, तो लेक्चर मान के चल रहा हूं आपने एंजॉय किया होगा। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरा कंसेप्ट आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट हुआ होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब जो रिस्पॉन्स है वो आप बताओगे कि वाकई में चीज सेट हुई या नहीं हुई, वाकई में कुछ बेनिफिट हो रहा है इस सीरीज का या नहीं हो रहा, वाकई में मैं कोशिश जो कर रहा हूं, ठीक है, जो आपके ब्रेन में सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ब्रेन में सेट करने का मतलब होता है मेमोराइज्ड हो जाना, चीजें लॉन्ग टर्म तक समझना, कंसेप्चुअल एकदम चीजें समझना, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्रिस्टल करना। ठीक है, वो कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, ये सिर्फ आपके कमेंट सेक्शन बताएगा, और तो कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे दो न्यूरॉन के बीच में कंडक्शन कैसे होता है, दो न्यूरॉन के बीच में। ठीक है, और साथ में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।